नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत हिस्ट्री के YouTube चैनल पर मैं अमित फगेड़िया एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। और मेवाड़ के इतिहास के अंतर्गत हमने हमारी अंतिम क्लास में राणा सांगा पे बात की थी। तो राणा सांगा जो सैनिकों के भग्नावशेष तथा हिंदूपथ के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके उपरांत मेवाड़ में लगातार 3 ऐसे अयोग्य शासकों का शासन रहा जो मेवाड़ के इतिहास पर एक बोझ या एक कलंक के रूप में देखा जा सकता है। तो राणा सांगा के बाद जो शासक बने थे, अगर उनके शासकों की बात की जाए तो इनमें प्रथम था रतन सिंह। राणा सांगा के उपरांत जो मेवाड़ की गद्दी पर बैठा वह कौन था? रतन सिंह। रतन सिंह के उपरांत विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के उपरांत बनवीर। ठीक है, तो राणा सांगा की मृत्यु के उपरांत ये 3 शासक, पहला रतन सिंह, दूसरा विक्रमादित्य और तीसरा बनवीर, लगातार एक के बाद एक मेवाड़ की गद्दी पे बैठते हैं। और इन तीनों का ही शासनकाल मेवाड़ के लिए एक अपमानजनक समय भी माना जा सकता है। ठीक है, 1528 में राणा सांगा की मृत्यु होती है और इसके उपरांत 1528 से लेके 37 तक इन 3 शासकों का शासन किस पे रहा? मेवाड़ पर रहा। सबसे पहले हम रतन सिंह पे बात करते हैं। तो जो रतन सिंह थे, इनकी मृत्यु कैसे हुई? अगर रतन सिंह की मृत्यु की बात की जाए तो रतन सिंह की मृत्यु सूरजमल हाड़ा। रतन सिंह की मृत्यु किसके साथ? सूरजमल हाड़ा के साथ ही एक बार ये जंगल में गए हुए थे और शिकार के दौरान इनमें आपसी मुठभेड़ हो गई, आपस में झगड़ा हो गया, जिसके चलते ये दोनों इतने घायल हो गए कि दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। ठीक है, तो रतन सिंह की मृत्यु कैसे होती है? सूरजमल हाड़ा के साथ संघर्ष में। ठीक है, जब रतन सिंह मेवाड़ का शासक होता है उस समय रानी करमवती, जो सांगा की रानी करमवती, जो महाराणा सांगा की पत्नी थी, वे लगातार क्या प्रयास कर रही थी कि रतन सिंह के स्थान पर विक्रमादित्य शासक बन जाए। और इसी प्रयास के तहत उन्होंने बाबर को भी आमंत्रित किया था। ठीक है, अब रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है, उसके उपरांत विक्रमादित्य शासक बनता है। ठीक है, विक्रमादित्य जब शासक बनता है तो यह राजकाज से पूर्णतः बेखबर रहता है और इसी समय मेवाड़ पर किसका आक्रमण होता है? बहादुर शाह, गुजरात के शासक बहादुर शाह। तो एक बार हम राजस्थान का नक्शा बना लेते हैं और उसके माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये राजस्थान। ठीक, और राजस्थान में मेवाड़ कहाँ पे था? दक्षिणी राजस्थान में कौन सी रियासत आती थी? मेवाड़। ठीक है, और गुजरात, राजस्थान के जस्ट दक्षिण में कौन सा राज्य है? गुजरात। ठीक है, गुजरात का शासक इस समय कौन था? बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर शाह विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए और गुजरात पे आक्रमण करता है। कौन सी विपरीत परिस्थितियां? विक्रमादित्य जो पूर्णतः राजकाज से बेखबर था और तमाशबीनों में मस्त रहता था, उन परिस्थितियों को देखते हुए बहादुर शाह किस पे आक्रमण करता है? गुजरात पे, मेवाड़ पे आक्रमण करता है। प्रथम प्रयास में 1533 में इसका प्रथम आक्रमण होता है, लेकिन रानी करमवती अपनी सूझबूझ तथा इसे कुछ पैसा, धन, सोना चांदी देकर पुनः कहाँ लौटा देती है? गुजरात में। 1534 में गुजरात से बहादुर शाह पुनः किस पे आक्रमण करता है? मेवाड़ पे आक्रमण करता है। पुनः किस पे आक्रमण करता है? मेवाड़ पे आक्रमण करता है। इस बार रानी करमवती, ठीक है, बहादुर शाह को चित्तौड़ के द्वार पर देखकर निर्णय लेती है कि अपने दोनों पुत्र, कौन से? विक्रमादित्य तथा उदय सिंह। ठीक है, महाराणा कौन था इसमें? विक्रमादित्य था और इसका छोटा भाई कौन? उदय सिंह। इन दोनों को कहाँ भेज देती है? इनके ननिहाल बूंदी। और स्वयं रानी करमवती क्या निर्णय लेती है? बहादुर शाह के साथ युद्ध का निर्णय लेती है। इस समय रानी करमवती रानी करमवती हुमायूं के पास राखी भेजती है और उसे भाई मानते हुए बहादुर शाह के विरुद्ध उससे सहायता मांगती है। लेकिन बहादुर शाह
भी राणा हुमायूं के समक्ष इस समय कहते हैं कि एक संदेश भिजवाता है अपने दूत के माध्यम से और कहता है कि इस्लाम के नियम के अनुसार अगर वह किसी काफिर की मदद करता है तो वह इस्लाम का गुनाहगार होगा। हुमायूं इस कश्मकश में होता है और वह चित्तौड़ समय पर नहीं पहुंच पाता, जिसके परिणाम स्वरूप बहादुर शाह करमवती को युद्ध में पराजित कर देता है। ठीक है, और इसी के परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1535 को चित्तौड़ का दूसरा साका संपन्न होता है। ठीक है, जिसमें जौहर किसके नेतृत्व में होता है साथियों? करमवती के। ठीक है, जौहर किसके नेतृत्व में होता है? रानी करमवती के, जबकि केसरिया राणा सज्जा तथा बाघ सिंह के नेतृत्व में किया जाता है। ठीक है, जब बहादुर शाह चित्तौड़ को घेर लेता है और युद्ध प्रारंभ हो जाता है और हुमायूं की सहायता किसको नहीं मिल पाती है? रानी करमवती को नहीं मिल पाती है, तो रानी करमावती ने क्या निर्णय लेती है? बहादुर शाह के साथ युद्ध का निर्णय लेती है। युद्ध में मेवाड़ की पराजय हो जाती है और पराजय के परिणाम स्वरूप राजपूत वीर क्या करने की सोचते हैं? दूसरा साका। ठीक है, साका करने की सोचते हैं। साके के अंतर्गत मैंने आपको पहले जब चित्तौड़ का प्रथम साका पढ़ाया था, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रतन सिंह के पराजित होने पर चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ था, तो उसकी बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि साका के अंतर्गत क्या होता था? एक तो जौहर होता था और एक केसरिया। जौहर के अंतर्गत क्या होता था? जो वीरांगनाएं होती थी वह स्वयं को जीवित ही अग्नि में प्रवेश करा देती थी। ठीक है, अपने जीवन का अंत कर देती थी, किसमें? अग्नि में प्रवेश करा के। वहीं दूसरी तरफ केसरिया क्या होता था? जो राजपूत वीर होते थे वह यह सुनिश्चित मांगकर कि अब उनकी पराजय निश्चित है, और वह क्या करते थे? अपनी पराजय को सुनिश्चित मानकर कि अब उनकी जब जीतने की प्रायिकता बहुत कम बचती थी तो वे केसरिया साफा धारण कर और सीधे शत्रु की सेना पर टूट पड़ते थे और अपनी अंतिम सांस तक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते थे। ठीक है, तो 5 मार्च 1535 को चित्तौड़ का दूसरा साका संपन्न होता है। ठीक है, अब चित्तौड़ पे किसका अधिकार हो गया? बहादुर शाह का। ठीक है भाई, चित्तौड़ पे किसका अधिकार हो गया? बहादुर शाह का। लेकिन कुछ समय के उपरांत हुमायूं भी कहाँ पहुंच जाता है? चित्तौड़ की तरफ। हुमायूं कहाँ पहुंचता है? चित्तौड़ की तरफ पहुंचता है। बहादुर शाह को जब पता चलता है कि हुमायूं कहाँ आ रहा है? चित्तौड़ पे आ रहा है, बहादुर शाह पे आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तो बहादुर शाह चित्तौड़ छोड़कर और गुजरात की तरफ प्रस्थान कर जाता है। रास्ते में समुद्र में नाव पलटने के चलते बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है और हुमायूं भी बहादुर शाह के पीछे पीछे किधर चला जाता है? गुजरात की तरफ चला जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जब चित्तौड़ का द्वितीय साका होता है रानी करमावती के नेतृत्व में, तब विक्रमादित्य कहाँ होते हैं? अपने ननिहाल बूंदी में। महाराणा कौन थे? विक्रमादित्य। ये कहाँ थे? बूंदी में। और बूंदी से कहाँ आ गए वापस? मेवाड़। मेवाड़ आकर ये पुनः किसकी गद्दी पे बैठ गए? मेवाड़ की गद्दी पर बैठ जाते हैं। ठीक है, लेकिन मेवाड़ी सरदारों में अभी भी इनके प्रति रोष की भावना थी। क्यों? क्योंकि ये राजकाज पर इतना ध्यान नहीं देते थे। विक्रमादित्य एक योग्य शासक नहीं थे। इसी का लाभ उठाते हुए बनवीर, कौन? बनवीर। बनवीर के द्वारा किसकी हत्या कर दी गई? विक्रमादित्य की। ठीक है, अब ये बनवीर कौन था? अगर बनवीर की बात की जाए तो बनवीर, हमने जो पहले बात की थी राणा सांगा के समय पृथ्वीराज सिसोदिया की। ठीक है, पृथ्वीराज सिसोदिया की बात की थी। ठीक, पृथ्वीराज सिसोदिया जो इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, पृथ्वीराज सिसोदिया जो उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है कि दासी का पुत्र था। कौन? बनवीर। जो ये बनवीर था ना, ये पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी का पुत्र था और इसने विक्रमादित्य की स्थिति का लाभ उठाते हुए विक्रमादित्य की हत्या कर दी। ठीक है, बनवीर किसकी हत्या कर देता है? विक्रमादित्य की। और विक्रमादित्य की हत्या करने के उपरांत ये कहाँ पहुँचता है? महल में उदय सिंह की हत्या करने पहुँचता है। ठीक है, उदय सिंह विक्रमादित्य का छोटा भाई था। ठीक है, रानी करमावती का छोटा पुत्र था जिसका क्या नाम था? उदय सिंह था। और विक्रमादित्य की हत्या करने के उपरांत बनवीर कहाँ पहुँचता है? उदय सिंह की हत्या करने महल में पहुँचता है। ठीक है, जब उदय सिंह की हत्या करने महल में पहुँचता है तो
पन्ना धाय जो उदय सिंह की धाय थी, इनकी देखरेख करती थी, ये अपने पुत्र चंदन, क्या नाम था पुत्र का, चंदन का बलिदान देकर और किसकी रक्षा करती हैं, उदय सिंह की रक्षा करती हैं। उदय सिंह को पन्नाधाय चित्तौड़ से सुरक्षित निकालकर और कहाँ ले जाती हैं, कुंभलगढ़ ले जाती हैं। ठीक है, चित्तौड़ से सुरक्षित ले जाकर राजसमंद ले जाती हैं। कौन, पन्नाधाय किसको, उदय सिंह को, लेकिन किस कीमत पर, अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर। बनवीर जो उदय सिंह की हत्या करने आता है, धोखे से चंदन की हत्या कर देता है, वह सोचता है कि वह उदय सिंह ही है जो बिस्तर पे लेटा हुआ है, और इस धोखे में वह पन्नाधाय के पुत्र चंदन की हत्या कर देता है। पन्नाधाय उदय सिंह को सुरक्षित लेकर कहाँ पहुंचती है, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के किलेदार जिसका नाम क्या था, आशा सिंह। ठीक है, आशा सिंह को यह संपूर्ण जानकारी देती है पन्नाधाय कि चित्तौड़ में क्या हुआ। आशा सिंह उदय सिंह को वहाँ शरण देते हैं। ठीक है, और अखेराज सोनगरा, कौन, अखेराज सोनगरा, अखेराज सोनगरा सर्वप्रथम उदय सिंह को यह मान्यता देते हैं कि वह मेवाड़ के राजकुमार हैं, और अपनी पुत्री जिनका नाम क्या था, जयवंता बाई, उदय सिंह का विवाह किससे कर देते हैं, जयवंता बाई से। ठीक है, अखेराज सोनगरा की पुत्री का क्या नाम था, जयवंता बाई, और जयवंता बाई का विवाह अखेराज सोनगरा किससे कर देते हैं, उदय सिंह से, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ के अन्य मेवाड़ी जो सरदार थे उनमें भी उदय सिंह के प्रति यह श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है कि वे मेवाड़ के राजकुमार हैं। ठीक है, 1537 में उदय सिंह का राज्याभिषेक होता है। ठीक है, 1537 में उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ होता है, कुंभलगढ़ में होता है, और इन्हें मेवाड़ का शासक स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, अब एक बार पुनः दोहरा लेते हैं साथियों। राणा सांगा की मृत्यु के उपरांत 1528 से लेकर 37 का जो काल था, इस काल में मेवाड़ पर 3 अयोग्य शासकों ने शासन किया। पहला रतन सिंह, दूसरा विक्रमादित्य और तीसरा बनवीर। ठीक है, रतन सिंह जो सूरजमल हाड़ा के साथ संघर्ष में मारा गया, विक्रमादित्य जिसकी हत्या पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी के पुत्र बनवीर के द्वारा कर दी गई, और तीसरा बनवीर। ठीक है, अब हम बनवीर की बात करेंगे, उदय सिंह की बात करेंगे। ठीक, तो बनवीर की हत्या कैसे होती है, किस प्रकार उदय सिंह पुनः चित्तौड़ में प्रवेश करते हैं, इस पे बात करें तो बनवीर जो इस समय चित्तौड़ के शासक थे, इनकी हत्या इनको 1540 में और उदय सिंह के द्वारा पराजित कर दिया जाता है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था 1537 में उदय सिंह का कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक होता है। ठीक है, इन्हें मेवाड़ का शासक मान लिया जाता है। ठीक है, और इनका राज्याभिषेक कहाँ होता है, कुंभलगढ़ में। इस राज्याभिषेक के उपरांत 1540 में ये किस पे आक्रमण करते हैं, चित्तौड़ पे आक्रमण करते हैं, और इस आक्रमण में बनवीर को पराजित कर देते हैं। ठीक है, बनवीर इस युद्ध में मारा जाता है या वहाँ से पलायन कर जाता है, इसकी पुष्टि ऐतिहासिक तथ्यों में नहीं हो पाती है। ठीक है, इस विजय में उदय सिंह का साथ मालदेव जो कौन थे, मारवाड़ के शासक थे ना, मालदेव जो जेतारण के युद्ध में शेरशाह सूरी के हाथों पराजित हुए थे, वही मालदेव हैं ये। ठीक है, मालदेव किसका सहयोग करते हैं, उदय सिंह का, और मालदेव के सहयोग से ही उदय सिंह किसको पराजित करते हैं, बनवीर को। ठीक है, अब 1540 में उदय सिंह चित्तौड़ वापस आ जाते हैं। ठीक है, और चित्तौड़ आने के उपरांत ये अपनी राज व्यवस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने में प्रयासरत होते हैं। इसी समय 1543 में चित्तौड़ पर किसका आक्रमण होता है, शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी इस समय किस तरफ बढ़ रहा होता है, चित्तौड़ की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन उदय सिंह इस समय सूझबूझ का इस्तेमाल करते हैं, और ये 1543 में शेरशाह सूरी के समक्ष चित्तौड़ पहुंचने से पूर्व ही अपने दूत के माध्यम से किले की चाबियां भिजवा देते हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली। शेरशाह सूरी इस बात से प्रभावित होकर और चित्तौड़ पर आक्रमण नहीं करते, और अपने एक दूत खवास खां,
ठीक है। ख्वास खां को कहाँ पे नियुक्त कर देते हैं? चित्तौड़ में नियुक्त कर देते हैं, ठीक है। 1545 तक जब शेरशाह सूरी जीवित रहते हैं तब तक ख्वास खां कहाँ रहता है? चित्तौड़ में रहता है। और जैसे ही 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है, उसके उपरांत उदय सिंह के द्वारा ख्वास खां को चित्तौड़ से निष्कासित कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। इसी के साथ जो मेवाड़ के शासकों की बात की जाए तो उदय सिंह मेवाड़ के प्रथम शासक थे जिन्होंने अफगानों की अधीनता स्वीकार की थी। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाले मेवाड़ के प्रथम महाराणा कौन थे, तो वो कौन थे? उदय सिंह थे। उदय सिंह से पूर्व किसी भी मेवाड़ी शासक ने अफगानों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, ठीक है। अब अगली समस्या जो उदय सिंह के समक्ष आती है, प्रस्तुत होती है, वह कौन है? अकबर, ठीक है। अकबर के बारे में मैंने आपको बताया, आप जानते होंगे, अकबर ने राजपूतों के प्रति सुलह कुल की नीति अपनाई थी और इस नीति के तहत इसने राजपूत शासकों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे और उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया था। लेकिन मेवाड़ अभी तक ऐसा राज्य था जिसने अभी तक मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, ठीक है। और अकबर क्या चाहता था कि किसी भी कीमत पर मेवाड़ के शासक भी किसकी अधीनता स्वीकार करें? अकबर क्या? मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लें, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ उदय सिंह भी सचेत थे और उन्होंने इसी सचेतता के चलते 1559 में उदयपुर नामक नई राजधानी की स्थापना की, ठीक है। तो उदयपुर की स्थापना कब की गई? 1559 में। कब की गई? 1559 में मेवाड़ की एक नवीन राजधानी के रूप में उदयपुर नगर की स्थापना की गई थी, जो गिरवा क्षेत्र में स्थापित था, ठीक है। गिरवा एक पहाड़ियों की श्रृंखला है। उदयपुर के चारों ओर जो पहाड़ियों की श्रृंखला है उसे क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। और इस क्षेत्र में उदय सिंह ने एक नई राजधानी बनाई, क्या? उदयपुर, ठीक है। इस नवीन राजधानी के निर्माण का जो कारण था कि उसका जो कारण था वह था कि अगर विपरीत स्थितियां आती हैं तो उदयपुर चित्तौड़ के लिए जीवनदायिनी बूटी के रूप में काम आएगा, ठीक है। अकबर एक बार अपने दरबार में चर्चा कर रहा होता है कि राजपूताना के बड़े बड़े जमींदारों ने मेरी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन अभी तक मेवाड़ के उदय सिंह ने मेरी अधीनता स्वीकार नहीं की। जब ये बात अकबर के दरबार में मौजूद उदय सिंह के पुत्र शक्ति सिंह सुनते हैं तो उन्हें क्या यकीन हो जाता है कि अकबर जल्द ही किस पे आक्रमण करेगा? मेवाड़ पर, ठीक है। शक्ति सिंह उदय सिंह से नाराज थे और उदय सिंह से नाराज होकर कहाँ चले गए थे? मुगलों के दरबार में चले गए थे, ठीक है। अकबर के दरबार में थे। लेकिन जब अकबर उदय सिंह के ऊपर या मेवाड़ के ऊपर आक्रमण की बात करता है तो शक्ति सिंह लौटकर पुनः कहाँ जाते हैं? मेवाड़ आते हैं। शक्ति सिंह लौटकर पुनः वापस कहाँ आते हैं? मेवाड़ आते हैं। मेवाड़ आकर ये उदय सिंह किसको सूचित करते हैं? उदय सिंह को सूचित करते हैं कि अकबर जल्द ही किस पे आक्रमण करेगा? चित्तौड़ पे आक्रमण करेगा, ठीक है। जब उदय सिंह को ये सूचना मिल जाती है कि अकबर जल्द ही चित्तौड़ पर आक्रमण करेगा तो वह अपने सामंतों के कहने पर, किसके कहने पर? अपने सामंतों के प्रस्ताव पर, उनके सुझाव पर, और क्या निर्णय लेते हैं कि उदय सिंह चित्तौड़ छोड़कर कहाँ चला जाएगा? गिरवा क्षेत्र में, ठीक है। जो नवीन राजधानी बसाई थी ना उदयपुर, उसमें सामंतों के प्रस्ताव पे चला गया किस क्षेत्र में? गिरवा क्षेत्र में, ठीक है। अब अकबर कहाँ आता है? चित्तौड़ पहुंचता है, ठीक है। अकबर कहाँ पहुंचता है? चित्तौड़। कब पहुंचता है? अक्टूबर 1567 में, ठीक है। अक्टूबर 1567 में अकबर कहाँ पहुंच जाता है? चित्तौड़ पहुंच जाता है, ठीक है। चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन राणा उदय सिंह इस समय तक कहाँ निकल जाते हैं? गिरवा क्षेत्र में निकल जाते हैं, ठीक है। अकबर चित्तौड़ का घेरा डालता है और अगले 4 महीने तक चित्तौड़ का घेरा डाले रखता है, ठीक है। राणा गिरवा क्षेत्र में जाने से पूर्व चित्तौड़ किसके हवाले करके जाते हैं? जयमल व फत्ता के, ठीक है। जयमल और फत्ता कौन थे? जयमल और फत्ता या फतेह सिंह मेड़ता के शासक थे, नागौर मेड़ता के शासक थे। और जब अकबर ने मेड़ता पे अधिकार किया था तो ये पराजित होकर किसकी शरण में आ गए थे? उदय सिंह की शरण में आ गए थे, ठीक है। जयमल और फत्ता अकबर से मेड़ता के युद्ध में पराजित होकर उदय सिंह की शरण में थे। और जब
उदय सिंह गिरवा क्षेत्र में जाते हैं तो वह चित्तौड़ किसको सौंप के जाते हैं? इन जयमल और फत्ता को ही। ठीक है, जयमल और फत्ता का फतेह सिंह का इस समय कहना होता है कि हम अपनी जो पराजय हुई थी मेड़ता में उसका बदला अकबर से लेना चाहते हैं और आप हम पे पूर्ण विश्वास के साथ चित्तौड़ को छोड़कर जा सकते हैं। ठीक है, 4 महीने तक जयमल और फत्ता बड़ी वीरता के साथ अकबर की या मुगल सेना का सामना करते हैं। ठीक है, लेकिन एक दिन अचानक जब फतेह सिंह रात्रि काल में और किले की एक दीवार के टूटे हुए भाग की मरम्मत करा रहा होता है, उस समय अकबर के द्वारा उसे गोली मार दी जाती है जिससे वह घायल हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप अगले दिन, ठीक है, कब की बात है? अगले दिन फरवरी 1568 की बात है। ठीक है, 23 फरवरी 1568 की बात है। अगले दिन राजपूतों के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि वह मुगल सेना पर आक्रमण, किले से बाहर निकलकर आक्रमण करेंगे। ठीक है, इसी के परिणाम स्वरूप चित्तौड़ का तीसरा साका, चित्तौड़ का तीसरा साका संपन्न होता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो जौहर है वह रानी फूलकंवर, ठीक है, फतेह सिंह की पत्नी थी, और जो केसरिया की रस्म थी, जो केसरिया किया गया वह जयमल व फत्ता के नेतृत्व में किया गया। ठीक है, जब राजपूत मुगलों के ऊपर केसरिया साफे धारण करके टूट पड़े उस समय ईसरदास चौहान, क्या नाम था? ईसरदास चौहान, ईसरदास चौहान नामक एक व्यक्ति थे जो अकबर जिस हाथी पर विराजमान था उस हाथी के बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं और अपनी तलवार से उस हाथी की सूंड पर वार कर अपनी वीरता का परिचय देते हैं। इस युद्ध में अंततः जयमल फत्ता मारे जाते हैं। फूलकंवर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में क्षेत्राणियों ने जौहर कर लिया और युद्ध के उपरांत अकबर के द्वारा क्या जारी किया गया? फतेहनामा। ठीक है, तो कई बार पूछ लिया जाता है कि अकबर के द्वारा फतेहनामा कब जारी किया गया था? तो चित्तौड़ युद्ध 1568 में अकबर के द्वारा फतेहनामा जारी किया गया था। और ये फतेहनामा था क्या? युद्ध में विजय के उपरांत अकबर ने अगले 3 दिन तक चित्तौड़ में आम जन का कत्लेआम किया जिसमें लगभग 30,000 लोग मारे गए, ऐसा बताया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? फतेहनामा कहा जाता है। यह एकमात्र घटना है जो अकबर के जीवन को कलंकित करती है। इसके अलावा अकबर के जीवन में या शासनकाल में ऐसी कोई घटना दिखाई नहीं देती जो अकबर को इस प्रकार की क्रूरता या मानवता को कलंकित करती नजर आती हो। ठीक है, अब अकबर का मेवाड़ पे चित्तौड़ पे अधिकार हो जाता है। गिरवा क्षेत्र में कौन? उदय सिंह है जो अभी भी अकबर के हाथ नहीं लगता है। मुगल सेना जब पुनः वापस लौट रही होती हैं उस समय उदय सिंह के द्वारा लौटती हुई मुगल सेनाओं पर बार बार आक्रमण किए गए, उन्हें परेशान किया जाता है। अंततः 1568 के चित्तौड़ के जो युद्ध में मेवाड़ की पराजय हुई, उस पराजय को उदय सिंह लंबे समय तक सहन नहीं कर पाते और 1572 में, कब? 1572 में उदय सिंह की गोगुंदा में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1572 में उदय सिंह की गोगुंदा में मृत्यु हो जाती है और इसी मृत्यु के उपरांत चित्तौड़ पर किसका शासन आता है? महाराणा प्रताप का। ठीक है, अब अगली क्लास में हम महाराणा प्रताप पे चर्चा करेंगे साथियों। आज की इस टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।